ब्यूटीफुल। और प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज की जो शख्सियत है, अगर मैं उनके लिए ये कहूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, या मैं ये कहूँ कि तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को, मेरे गमों का इलाज भी कितना सुरीला है। उनकी आवाज़ की सोजो गुदास और उनके कलाम का इंतखाब उन्हें औरों से जुदा कर जाता है। या अगर मैं ये भी कहूँ कि मैं या मेरे जैसे बहुत से लोगों को मौसीकी से मोहब्बत और गज़ल से इश्क करना उनके आवाज़ और अंदाज ने सिखाया तो मुबालगा ना होगा। हमारी खुशकिस्मती है कि आज है हमारे साथ मशहूर व मारूफ गज़ल गायक जनाब गुलाम अली खान साहिब। रात थे शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, दिलकश अदायगी, ये चांद, उनकी सेहरंगेज आवाज और कलाम, चेहरा तेरा, जिंदगी जीने का सलीका, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई और उनकी बेहिसाब मेहनतों का सिला है दुनिया में उनके बेशुमार चाहने वाले। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में। उस्ताद गुलाम अली। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। इस एक शेर की मिसाल है उनकी शख्सियत, जिनकी आवाज का सहर, अदायगी का हुनर, लहजे की चाशनी सुनने वालों को सहर ज़दा कर जाती है। आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा, इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती और मुश्तरका विरासत के अलमबरदार, जिनकी गायकी ने दोनों मुल्कों की आवाम को हमेशा जोड़े रखा। पता लगा मैनू हुंदी की जुदाई, जुदाई पता लगा मैनू हुंदी की जुदाई, जदों दा मेरा माही रुसिया, जदों दा मेरा माही रुसिया, इंज लगे जिवें रुस गई खुदाई। गीत संगीत का सफर बचपन से शुरू हो गया, साजों में खासी दिलचस्पी रही। और मौसीकी से लगाव ने जिंदगी को नए मायने दे दिए। 2-3 दफा तो ऐसा हुआ है 12-13 वर्ष में कि खान साहब ने बोला कि जो पहले ये दादरा या ठुमरी या कोई गज़ल पहले याद करेगा या कोई ख्याल याद करेगा तो उसे 5 रुपए इनाम दिया जाएगा। तो मैंने कोशिश की, 3 दफ़ा इनाम जीता, वो 5-5 रुपए वो अब भी मेरे पास मौजूद है और मुझे इतने अजीज हैं कि एक तरफ दुनिया की दौलत, एक तरफ उस्ताद का दिया हुआ इनाम मैंने संभाल कर रखा हुआ है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। रेडियो स्टेशन में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत कर गजल के आसमान पर दरख्शा सितारे तक का सफर खासा दिलचस्प रहा। शम्मा की लो थी कि वो तू था मगर हिज्र की रात। अपने चहेते फनकारों के साथ स्टेज पर गजल की केमिस्ट्री हर सुनने वाले के लिए जिंदगी का हसीन तोहफा, या यूं कहें
कि कीमती यादों का सरमाया है। हमको किसके गम ने मारा, हमको बस सिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी, क्या कहने माशाल्लाह। हमको हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको किस उधर जुल्फों में कंगी हो रही है, खम निकलता है, इधर रुक रुक के खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। क्लासिकी मौसीकी से लेकर गजल गायकी और फिर बॉलीवुड में उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना। जिंदगी के इस मकाम पर पूरी दुनिया में उनके शागिर्द गजल की खिदमत में लगे हुए हैं और खुद उस्ताद गुलाम अली साहिब हर पल अपने चाहने वालों को कुछ नया देने की गरज से दिन रात कोशा हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत बहुत खुशामदीद, बेहद खुशी है खान साहब आज आप हमारे बीच तशरीफ लाए। और अगर मैं ये कहूँ कि बरसों पुराना ख्वाब जिसकी ताबीर आज आप हमारे सामने हैं, ऊपर वाले को पता है, जो जब होना होता है तभी होता है। बेहद शुक्रिया, अल्लाह आपने का वक्त शुक्र है। हमारे लिए निकाला। खान साहब, शुरुआत आपके अपने ही बचपन से करना चाहूंगी, वालिद के जिक्र से बातचीत की शुरुआत करें। जी। सारंगी नवाज रहे, बहुत अच्छी आवाज़ भी उनकी रही। जी। और देखा जाए तो बचपन से ही आपकी तालीम उनके अंदर में शुरू हो गई थी। हाँ, उस वक्त 9 साल का था मैं, बिल्कुल बचपन में। और फिर आपको वो लाहौर तक ले जाते थे बड़े गुलाम अली खान साहब से मिलवाने के लिए। याद आते हैं वो दिन? हाँ, वो याद आते हैं, बल्कि याद नहीं आते, हर वक्त सामने रहते हैं वो दिन। क्योंकि जहाँ से आदमी शुरू हो तो उसको याद रखे, तो मुझे याद रहता है ये सब कुछ बचपना। मुझे और कुछ किसी चीज़ का मालूम नहीं होता था, तो मैं कोई रेडियो पे गाना सुन लेता था तो उस तरह गुनगुनाना शुरू हो जाता था। तो मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश भी यही थी। उन्होंने मेरा नाम ही गुलाम अली, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी की निस्बत से रखा। मेरे ख्याल से वो 100 किलोमीटर का रास्ता होता था आपके गांव से, आप वहां तक जाते थे? लाहौर तक, हाँ जी। उस्ताद शागिर्द की जो परंपरा रही जी, उसे आपने बहुत खूबसूरती से निभाया। और आपके उस्ताद कहते थे कि तुझे लोग तो सुनेंगे ही, आर्टिस्ट भी सुनेंगे। हाँ, ये वो उनकी मेहरबानी। वो बहुत ही शफकत वाले लोग थे और बड़े अल्लाह वाले लोग थे। तो ऐसे लोग कुछ भी फरमाएं अपने बच्चे के लिए तो अल्लाह पूरा कर देता है। बस ये ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने। किन किन खास लोगों से आपको सीखने का शर्फ हासिल हुआ? मैं अपने उस्तादों के, मेरे उस्ताद जी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब और उनके छोटे भाई अमान अली खान। तो ये चारों से कुछ ना कुछ सीखा। और मैं 13-14 साल वहीं रहा उनके पास ही, उस्ताद बरकत अली खान साहब के पास। क्योंकि खान साहब बड़े गुलाम अली खान साहब वो तो इंडिया तकरीबन तशरीफ ले आए थे, तो साल के बाद कभी जाते थे कभी आते थे। तो खैर, तो उनके पास मुझे फिर छोड़ा कि ये बच्चा आपके पास रहेगा
तो ये होना। फिर मैं 12-13-14 साल मैं, मेरा ख्याल में उन दिनों मैं अपनी मर्जी की नींद नहीं सोया। अच्छा। हाँ जी, तो ये लाओ वो लाओ, दिन में हो रात को हो, कोई भी हो। तो एक दिन तो है जब ये जो किस्सा आप फरमा रहे हैं, सुना रहे हैं, ये जो फरमाया उन्होंने उस्ताद बरकत अली खान साहब ने कि तुझे लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन तुझे अपने ये सिंगर हजरात और म्यूजिशियन लोग, बड़े बड़े लोग भी, ये भी प्यार करेंगे, सुनेंगे। तो ये उनकी बात पूरी हुई। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन वो इतने बुजुर्ग लोग थे कि कभी कोई किसी से प्यार से किसी को कुछ कहे तो अल्लाह सुन लेता है। तालीम का मयार क्या था खान साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी मैं। तालीम का मयार ये था कि वो लोग ये देखते थे कि सीखने वाले का माइंड क्या है, ये कितना अंदर से सच्चा है, कितना सीरियस है। और दूसरा तालीम का मयार ये भी होता है कि जो आदमी सीखता है वो ऑब्जर्व किस तरह से जल्दी कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10 मरतबा उनको कहना इधर से जाओ, वो भूल जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो जिधर से कहते हैं उधर से ही जाते हैं। हाँ। तो ये फ़र्क होता है तालीम का मयार। तो मैंने अपनी 12-13 साल 14 साल की एज में जो पीरियड था वहाँ उस्तादों के पास रहने का, मेरे ख्याल में मैं सामने बैठ के 5, 6 या 8 दफ़ा सबक लिया होगा। अच्छा। लेसन लिए होंगे। ओके। तो फिर वो लेसन ऐसे थे कि उसको हम दोहराते रहते थे, सुनते रहते थे, पर उससे सारा कुछ आगे जाके बन गया। आज माशाल्लाह से या मैं कहूँ कि आप बहुत कामयाब सिंगर रहे हैं, हमेशा से लोग आपको बहुत चाहते रहे, लेकिन इसके पीछे आपकी मेहनत, आपका संघर्ष जी। कितना रहा? बस संघर्ष आपने देखा, मैं मुश्किलें आई आपकी जिंदगी? मुश्किलें आई, लेकिन उसको मैं बड़ी अच्छे तरीके से निभा गया। वो मुश्किलें जो थी वो मेरे वालिद साहब जो मुझे हौसला देते थे, और अच्छे लोग हौसला देते थे। फिर मैं असल में 11-12-13 साल की एज में लाहौर ही आ गया था। अच्छा, अपने गांव से। हाँ। तो वहीं पे 2-3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे कुछ जानता नहीं था वहाँ। तो जिसको कहते हैं ना कि खाने के बगैर गुजारा हुआ, तो वो भी दिन थे। फिर अपने उस्तादों के पास चले गए, तो वो कभी खाना मिल गया, खान साहब भी बाहर चले जाते थे, तो हम कि ऐसी चीज़ें भी करते रहे कि छोटे ढाबे नहीं होते, उसमें से उस वक्त 4 आने की एक चवन्नी देते थे, 4 आने देते थे, तो 5 रोटी मिलती थी। तो हम 2 लोग थे, एक अमान अली उसका नाम था, माना भाई उसको हम बोलते थे, एक वो था, एक मैं था। तो 4 आने की 5 हम रोटियां लेते थे, और उसके साथ दाल होती थी वो मुफ्त। आपको पता है कि जो दाल मुफ्त हो उसमें वो कंकरियाँ भी होती हैं, वो भी हमने देखी हैं, उनको निकाला भी है। बार ऐसा भी पीरियड गुजारा है, लेकिन वो भी शुक्र के साथ, शुक्र करते रहे, अल्लाह का शुक्र है, ना शुक्री नहीं की, और पीछे नहीं हटे। फिर पैदल भी चलना पड़ा है, तो हम पैदल चल के आगे। जब रेडियो पाकिस्तान 13 साल का था मैं, जब बच्चों के प्रोग्राम में मुझे उन्होंने मौका मिला। तो आपको अगर देखा जाए तो रेडियो पाकिस्तान से पहला मौका मिला, वही उस वक्त रेडियो सिंगर होना ऐसा था जैसे बहुत बड़ी एजाज की बात है। हाँ जी। तो ये जो रेडियो से आप जुड़े, जी, उसके बाद फिर मैं जो हम लोग जानते हैं वो ये कि फिर आपके साथ रेडियो में बहुत मेहरबान लोग भी आपको चाहने लग गए, उन्हें याद करना चाहेंगे आज? बिल्कुल याद करना चाहूँगा, बिल्कुल। उनको तो कौन खास लोग थे? वो तो हर वक्त मुझे याद रहते हैं। उनमें ऐसे लोग थे, उस्ताद नियाज हुसैन शामी साहब, वो कंपोज़र थे रेडियो के, और उस्ताद शौकत हुसैन खान तबला नवाज थे, और उस्ताद अल्लाह खान साहब वो भी तबला नवाज थे कराची रेडियो पाकिस्तान पे। और लाहौर ज़्यादा हमने लाहौर स्टडी किया। फिर नासिर काज़मी साहब शायर थे, जिनसे हमने लफ्ज़ की इज़्ज़त करना सीखी, या कौन सा लफ्ज़ किस मूड से बुलाना है, किस एक्सेंट से लेना है। कि जैसे बोलते हैं कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। तो इस तरह से उसका लहजा जो है ये उनसे सीखा। हम लोग बेसिकली, मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, गांव का नाम काले के। तो मैं वहाँ से उठा, तो मुझे काफ़ी उर्दू
के लिए काफी अपने आप को मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करना पड़ी। पंजाबी लहजा रहा होगा। हाँ, पंजाबी लहजा काफी देर तक था, तो उसको सही करना पड़ा। तो बहरहाल वो सही मैंने क्या किया, मुझे मेरे चाहने वालों ने, मुझे मेरे प्यार करने वालों ने मुझे रेडियो पाकिस्तान लाहौर में ये सिखाया। तो इस तरह से फिर नासिर कादमी साहब, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, तो दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ये भी उन्होंने फिर मुझे इस तरह से जो भी प्रोग्राम हम करते थे रेडियो पाकिस्तान में, पहले उनसे इस्लाह ले लेते। अच्छा। हाँ जी, तो फिर जाके रिकॉर्ड करते थे। एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। आपने जो कलाम का इंतखाब किया जी, मैंने मतलब मैं इसलिए ये जानना चाह रही हूँ जी। कि उससे पहले तक के जिन लोगों को हमने सुना, वहाँ कलाम का इंतखाब जो होता था वो थोड़ा मुश्किल होता था। जी, जी, जी। तो ये जो कलाम का इंतखाब आपने किया, ये क्या सोच कर किया? ये इसलिए, पहले तो कई साल तो हम बहुत मुश्किल कलाम गाते रहे। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। इस तरह से यानी मुमकिन नहीं कि भूल के भी आर्मीदा हूँ मैं, दश्ते गम में आ हुए सयाद दीदा हूँ। तो इनको भी समझा पहले कि ये इसका मतलब क्या है। तो बहरहाल उसके बाद फिर ऐसे ये शायरी में ऐसी गज़लें हमें मिली जिनका उतना मुश्किल ऐसे अल्फाज नहीं थे कि जो समझने वाला ना समझे, लोगों को अपनी तरफ भी लाना था। हाँ। तो इस किस्म की शायरी गाई, लेकिन इस किस्म की भी नहीं गाई कि जो जिसमें कुछ हो ही ना, नहीं। या खा बेतुकी शायरी तो ना कभी गाऊंगा और ना कभी गाई और ना उससे पहले कभी ना उसको छेड़ा। बिल्कुल ब्यूटीफुल। हिंदुस्तान में फिर आपका आना कब होता है, पहला कॉन्सर्ट होता है और किन लोगों के साथ होता है और क्या होता है? तो ये है कि मेरे से एक साल पहले 79 में हमारे बड़े भाई उस्ताद मेहदी हसन खान साहब वो तशरीफ़ लाए 79 में। वही प्रोड्यूसर, वो उसका नाम था इस वक्त अशोक सिंह। अच्छा। तो वो उनको लेके आया, तो जब वापस गया तो उन्होंने इधर मेरी भी रिकॉर्डिंग वगैरह आ चुकी हुई थी, तो दोबारा जब गया तो वो मुझे बुक करने गए। तो हमारे वहाँ प्रिंसिपल एसएचएन कॉलेज के हैं, कॉलेज के थे, जिनका बेटा अख्तर रसूल हॉकी प्लेयर बहुत बड़ा, तो उनके घर में वो ठहरे थे। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि मैं पिछले साल लेके गया हूँ मेहदी साहब को और आपको मैं लेने आया हूँ। बहरहाल उनसे बात हुई तो वो लेके आए मुझे 80 में, मई का महीना था, तो मैं उनके साथ आया फर्स्ट टाइम। तो हिंदुस्तान में मैं 1980 में फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था इधर दिल्ली में, और फिर उसके बाद 5-6 प्रोग्राम हुए थे, बल्कि 7-15 दिन में बॉम्बे में, मुंबई में 14-15 दिन में 7 प्रोग्राम और एक ही हॉल में। और रोज़ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बड़े उस वक्त के जो लोग थे, बड़े लोग आए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया। और गायक लोग भी आए। मैं बल्कि अनाउंस करता था कि बड़े लोग जो आप लोग हैं, आप तो क्लासिकल बड़े इंस्ट्रूमेंटल मेरे को क्या सुनने आए हैं। तो कहते थे बेटा आपका गाना अच्छा लगता है। हाँ। तो ये उनका प्यार और पीछे दुआएं अपने माँ बाप की और अपने उस्तादों की। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा,
पड़ा जाम यूं हुआ महसूस उनकी आंखों ने बद्दुआ दी है। हंगामा है क्यों 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 बरपा हंगामा। आपके लिए हमेशा कहा जाता रहा है कि आप जब स्टेज पर होते हैं तो आप डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट कर जाते हैं, मतलब वहाँ पर आपके और पब्लिक के बीच में कोई दूरी किसी को नजर आई नहीं। और खासतौर से अगर मैं जगजीत सिंह साहब के साथ के आपके कॉन्सर्ट की बात करूं, उनसे जुड़ी हुई यादें आपको हैं कुछ? हाँ बिल्कुल याद है। उन्हें आज हमारे प्रोग्राम के जरिए अगर आप खिराज अकीदत देना चाहें तो। वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में भी थे और सिंगर भी बहुत बड़े थे। उन्होंने अपनी पहचान कि वो उनका स्टाइल जो था वो उन्हीं का था। मेरे साथ उनका बहुत प्यार, बल्कि जब भी हम कहीं भी इकट्ठे होते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाहर भी, तो हम इकट्ठे एक स्टेज पे भी एक ही मंच पे प्रोग्राम किए। इतना हंसी मजाक हम लोग 2-2 3-3 बजे तक बैठे रहते थे जब प्रोग्राम खत्म करके। और आखिरी कॉन्सर्ट भी शायद आपका उनके साथ आखिरी कॉन्सर्ट हाँ यही था तालकटोरा में। और वो मुझे कहते होते थे कि आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा जी ये तो मेरा भी यही ख्याल है आपका। चुपके चुपके रात दिन आंसू हाँ साहब, क्लासिकी मौसीकी में कई घराने रहे हैं, आपका भी एक घराना है। हाँ जी। लेकिन जो आम शायकीन है, आम आदमी है, जी हाँ जी। वो इन घरानों के फर्क को कैसे समझ सकता है? आम आदमी अगर थोड़ा बहुत पहचानता है या जानता है म्यूजिक को तो वो स्टाइल से समझ जाता है कि पटियाला घराना क्या है या दिल्ली घराना क्या है, क्या गायकी है उनकी। जैसे आपके घराने की खासियत मैं जानना चाहूँ तो। जी, वो ये है कि वो पंजाब से मुंसलिक है, पंजाब से जुड़ा हुआ है। तो पंजाब का जो रंग है वो थोड़ा सा अलहदा सा नजर आता है कि रंगीनियाँ उसमें गाने में। जैसे एक बंदिश जिसका आप जिक्र करना चाहें। रस के बरे तोरे ने, ऐसा है ना? जी जी। दन 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 दा 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 दन दा दा रस के भरे तोरे ने, तो वो थोड़ा सा पंजाब का रंग उसमें झलकता है। तो बाकी अगर दूसरा कोई पूरब अंग को ले लो, तो बहरहाल मैं इतना बड़ा गायक है भी नहीं कि मुझे सब चीज़ का पता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि फलां घराने की गायकी का स्टाइल क्या है। और आप माशाल्लाह से उन्हें बहुत पाकीज़गी से पेश भी करते रहे हैं, उनका आपने बहुत ख्याल रखा है। जी, जी, और जी, ये अपने आप में एक बड़ा हुनर है, और लेकिन साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी है। और आज जो चलन है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो चलन है वो तो चलन ही चलन है। उसको उसमें आदमी चलते रहता है, कहीं खड़ा नहीं होता। क्योंकि आजकल बड़ा फास्ट हो गया है ज़माना जी। तो हर चीज़ फास्ट है। तो फास्ट में कभी कभी आदमी को प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्योंकि अगर आजकल हम लोग या सब लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से हर काम में हम मालदार बन जाएं, हमें लोग फेम भी मिल जाए सारा, और मिल भी जाता है। क्योंकि सुनने वाले भी कुछ ऑडियंस आगे की नई ऑडियंस जो है वो भी जल्दी में है। वो गाने वाले भी जल्दी में है, सुनाने वाले भी जल्दी में है, सुनने वाले भी जल्दी में है। बिल्कुल ये है। आपके कुछ अपने हैं खान साहब जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। मैं चाहूँगी कि आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। गुलाम अली भाई हमारे मतलब प्रिय गुनीजन हैं और गज़ल के मतलब सम्राट माने जाते हैं, और वाकई इस वक्त सीनियर गज़ल सिंगर में वही एक हैं। और जगजीत भाई चले गए, मेहदी साहब चले गए, तो गुलाम अली भाई हैं। और मतलब उन्होंने गज़ल को एक अलग ही जगह पहुंचा दिया, और फिर साथ ही साथ पंजाबी फोक म्यूज़िक को भी एक कहीं आसमान पे ले जाके चढ़ा दिया है। उनके साथ भी बैठने का, गाने बजाने का काफ़ी मौका मुझे मिला। तो अब पटियाले घराने के जो ख़ास नुमाइंदे हैं उनमें आप गुलाम अली भाई को देखेंगे कि वो सबसे सीनियर हैं, और हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमेशा इच्छा होती है कि उनके साथ मिल के गज़ल का आनंद लिया जाए। गुलाम अली भाईजान के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा होएगा।
एज अ पर्सन मेरे को बहुत कम इस दुनिया में लोग नज़र आए ऐसे। कई बारी मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी कारण मैं दुखी था, मेरे को फ़ोन आ जाता, यार क्या हाल है, तो हमारा दुख ही ख़त्म हो जाता था। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। एक बारी मुझे याद है, आपका एक प्रोग्राम था तालकटोरा स्टेडियम में और एक बंदा आ रहा जा रहा था, आपने सिंपल बोला बैठ जाओ, यहाँ गुजर जाओ आप जल्दी से, तो पूरा हज़ारों लोगों ने हंसने लग गए बिल्कुल। और ये तो है ही, आप एक बारी कोटा में प्रोग्राम आपका मैं गया आपके साथ, 50,000 आदमी आपने ऐसे कंट्रोल करे जैसे कोई 10 आदमी खड़े हुए और ऐसे चुपचाप सुन रहे थे आपको। मैं तो हैरान हो गया। और आपके लिए हमेशा मेरे दिल से ज़िंदगी भर बेस्ट विशेस थी ही और हमेशा रहेंगी, आपके लिए, आमिर के लिए, सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उस्ताद जी, आप जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े गजल गायक हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा आप बड़े इंसान भी हैं। आई नो कि आप बहुत कमाल के इंसान हैं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मेरा रब मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे और आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। उस्ताद जी, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब हैं, आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? बस ये तो खुद इतने बड़े लोग हैं और ये कुछ भी कह दें किसी के लिए, थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर लें तो मैं समझता हूँ कि उसके नसीब अच्छे। आपको मैं तो लगता अपने है नसीब अच्छा समझता हूँ। ब्यूटीफुल, हाँ जी। आपको लगता है कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी आप पर रही कि आपको इतने चाहने वाले मिले, और जब आपसे वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपके साथ खड़े होकर, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाकर या आपकी गज़लें सुनकर, या जब वो आपको अपने आगे सामने देखते हैं तो जो तासुरात उनके आते हैं, उस वक्त आपको क्या महसूस होता होगा? उस वक्त यही महसूस होता है कि हमारे काम में, हमारे प्रोफेशन में बरकत ही बरकत हो रही है और चार चांद लग रहे हैं। ये क्योंकि किसी का दिल खुश हो जाना, किसी को खुशी मिले मेरे को देख के या मेरे काम को सुन के, तो इससे ज़्यादा और अच्छा मुकद्दर होने का क्या सोच सकता है आदमी। यूं तो आपने बहुत सारे रागों में बंदिशें पेश की हैं, लेकिन हर गायक या हर गुलकार की ज़िंदगी में कुछ पसंदीदा राग होते हैं जिनको वो हमेशा पेश करना पसंद करता है। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा है? राग तो सारे ही कमाल हैं। मैं तो छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, इस बारे में ये इल्म की बातें हैं तो मैं तो बिल्कुल स्टूडेंट बंदा हूँ, इंसान हूँ इस काम का। तो बहरहाल दो ही मेरे ख्याल के मुताबिक, और बुज़ुर्गों से जो हमने सुना है कि काफ़ी ठाठ हैं, 10 ठाठ भी गिने जाते हैं, 72 भी गिने जाते हैं और काफ़ी, लेकिन जो बेसिक ठाठ हैं जिनमें पूरी दुनिया के सुर हैं, पूरी दुनिया की म्यूज़िक है, वो है भैरवी और एमन। एक शाम का राग है एमन और सुबह का राग है भैरवी। तो इसमें पूरी दुनिया के ये वो एक के कोमल सुर हैं, एक के तीव्र हैं, तो दोनों को मिला के 12 सुर बनते हैं। हैं जी, तो 12 सुर में पूरी दुनिया की म्यूजिक है, चाहे किसी मुल्क में भी चले जाओ। और मुश्किल कौन सा लगता है आपको? मुश्किल तो कोई भी सुर मुश्किल होता है, जब लगाने का ना पता हो तो फिर मुश्किल ही होता है। मुश्किल ही होता है। अगर थोड़ा सा पता चल जाए तो फिर आसान भी होता है आराम से। गज़ल के ही मुतालिक हमने बात की थी, उसी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी। ठेठ क्लासिकी मौसीकी में जो गज़लें पेश की गईं और फिर जब आप उन्हें लाइट क्लासिकल फॉर्म में लाए, जी, कितना कुछ फ़र्क आपको महसूस हुआ? कंपोजिशन में हम लफ्ज़ों के साथ साथ मैंने पहले भी अर्ज़ किया होगा कि जैसा लफ्ज़ अल्फाज होते हैं, जैसा मीटर होता है उसका, तो कुछ गज़लें ऐसी हैं, कभी लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से डल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। हर गज़ल का अपना एक मूड होता है, उसके मुताबिक अगर सुरों को लिया जाए तो मेरा ख्याल में वो आसान भी हो जाती है और समझने में भी देर नहीं लगती। क्योंकि कलाकार जो है, सिंगर जो है, गज़ल सिंगर ख़ास करके, उसको ये चाहिए, पहले हमने तो 12-12, 14-14 साल लफ्ज़ों की डिमांड जो है उसको सीखना शुरू किया और शायरों, लफ्ज़ की अदायगी कैसे होनी चाहिए, शायरों से हमने सुना हाँ। कि मतलब अगर इंतज़ार का सुर है तो इंतज़ार का अगर
तेरा इंतजार है, मतलब वो लगे ये कि नहीं कहा, इंतजार है, तेरा बिल्कुल। इंतजार, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी इंतजार नहीं हुआ। इंतजार में तो आदमी और थोड़ा सा दुखी होता है, बिल्कुल। और वो जो दुख है वो सुख के लिहाज से लगना चाहिए। Beautiful। उसमें सुख भी हो लेकिन दुख का इजहार भी हो। लेकिन आपने चूंकि क्लासिकी मौसीकी से शुरुआत की, जी हाँ। फिर आपने गजल को जिसे कहते हैं ना अपना बिछौना बनाया, इसलिए कि कैसे ये मतलब ट्रांजिशन क्या हुआ? क्योंकि रागों को सीखना, इसका जो थ्योरी है म्यूजिक की, उसको सीखना हर आदमी का फर्ज बनता है। और हमारे उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनाया जाता था। तो अब भी जो लोग सीखते हैं वो अब भी सीखते हैं, और मैं जो लोग नहीं सीखते उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो भी सीखें, ताकि अंदर कुछ ना कुछ उनके मटेरियल तो होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कह दे कि ये फलां राग में कोई चीज़ सुनाओ, तो अगर थोड़ा बहुत वो याद होगा तो वो उस वक्त एक इज्जत की बात है कि वो सुना देगा। तो इससे आदमी की नॉलेज सुनने वाले की भी बढ़ती है, सुनाने वाले की। शाम को सुबह चमन याद आई, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू है बदन याद आई, शाम को सुबह चमन याद आई, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई, शाम को सुबह चमन याद आई। आपकी गायकी में पंजाबी रंग भी मिलता है, उर्दू का रंग भी हाँ मिलता जी, है, जी, सराइकी का रंग जी, भी जी, मिलता है। जी, जी। लेकिन अगर पंजाब के रंग की बात करें या। तो आपकी एक हीर बड़ी फेमस हाँ, रही है। वो तो फिल्म में गाई थी। हाँ। वो- कौन सी फिल्म थी वो? जी, फिल्म कौन सी थी वो बताइए। हीर रांझा। हीर रांझा हाँ में? जी। तो थोड़ा उसमें मैडम नूरजहां जी की एक उनका पोर्शन था और मेरे पोर्शन थे, और टाइटल सॉन्ग था ये। थोड़ा सा बताएंगे उसके लफ्ज। वो था कि मेल रूहां दे अज़ल दे रोज़ होए, सच्चे इश्क दी न्यू तमीर होई, फुल खिड़ गए पाक मोहब्बतां दे, कोई रांझा होया कोई हीर होई। मेल रूहान दे अज़ल दे रोज़ होए, सच्चे इश्क दी न्यू तमीर होई, फुल खिड़ गए पाक मोहब्बतां दे, कोई रांझा होया कोई हीर होई। तो दिल में दर्द आपने कभी महसूस किया? दिल में दर्द अगर ना महसूस किया हो तो ये चीज़ें होती नहीं है। कोई एक किस्म का दर्द नहीं होता, कई किस्म का दर्द होता है। जैसे कहीं से अपने किसी दोस्त ने कोई धोखा दिया हो, या किसी प्रोफेशन में कई किस्म के मोहब्बत में भी तो धोखे होते हैं। मोहब्बत में भी धोखे होते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है कोई धोखा वोखा नहीं मिला। हाँ जी, मोहब्बतें आपको माशाल्लाह अल्लाह से का पूरी शुक्र है। मिली। हमने लोगों को आपके प्रोग्राम में रोते भी देखा है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो एक जिसे हम पराकाष्ठा हिंदी में कहते हैं, जी। ये कैसे हासिल की जा सकती है? वो उस दर्द मतलब उसको कैसे आज जो नया आर्टिस्ट है वो कैसे समझे इसे? वो तपस्या से ही हो जाता है काम। जितना वक्त लगाओगे उतना ही उसमें डेप्थ में चले जाओगे। तो जब डेप्थ में जाएगा आदमी तो उसमें नई नई चीज़ें, और अल्लाह सोच भी दे देता है जी। तो जब सोच गले में आए तो वो आदमी को रुलाता भी है,
हंसाता भी है, खुश भी करता है, ज़हन को भी ताज़ा करता है। तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया। इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हम। आपने कहीं कहा है कि जी। नकल नहीं होनी चाहिए, असल होना असल चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि उसमें पायदारी होती है और आपका अपना एक खुद का रंग होता है। आप देखिए कि मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि मेहदी हसन साहब भाई, वो एक अपनी पहचान खुद थे। बिल्कुल। जगजीत भाई अपनी पहचान खुद थे। अपना बेगम अख्तर जी अपनी पहचान खुद थे। और उस्ताद बरकत अली खान साहब, वो भी गज़ल सिंगर, गज़ल ठुमरी लाइट क्लासिकल गाते थे। तो वो ऐसे शख्सियत थे उस्ताद बरकत अली खान साहब, जिनको बेगम अख्तर भी जाके सुना लाहौर में भी। हमने बुज़ुर्गों से ये सुना कि यहाँ भी आए थे। मेरे फादर ने मुझे जब मैं रियाज़ करता था तो प्रोग्राम शुरू कर दिए मैंने रेडियो पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं 7 साल हो गए हैं, मैं नमाज जब पढ़ता हूँ जाके सुबह सुबह मस्जिद में, घर से कोई तो 2-1.5 किलोमीटर दूर वहाँ दरबार था। अच्छा। जनाबे इमाम हुसैन पाक का। तो मैंने कहा जी हाँ, अच्छा तो पता है बेटा मैं क्या मांगता हूँ? मैंने कहा जी क्या? तो कहते मैं ये मांगता हूँ तेरे लिए कि जब तेरी आवाज़ रेडियो पे सुनाई दे, अभी अनाउंसमेंट भी ना सुने कोई, या आवाज़ सुनाई दे, अनाउंसमेंट हो गई हो, तो फौरी कह दे कि तेरा नाम ना सुना हो तो फौरी कह दे ये गुलाम अली गा रहा है। अरे वाह। ये पहचान, ये मेरा ख्याल में दुआओं से भी असर होता है, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी पूरी लाइफ जितना देर वो रहे हैं उतनी देर में उन्हें खुशी रखा है, उन्होंने मुझे खुश रखा है। हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, है हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। सांसों में है खुशबू तेरी, आंखों में है जलवागरी, सांसों में है खुशबू तेरी। एक जिंदगी जो आप शो बिजनेस में जीते रहे, स्टेज परफॉर्मेंसेस, जी, कैमरा, जी, जी। फैंस, जी हाँ। और वो जिंदगी हम सबके सामने है। बिल्कुल। लेकिन अगर निजी जिंदगी में बात करें तो गुलाम अली खान साहब कैसे हैं? मेरे सब लोग जो हैं कभी आपके सामने आए तो उनसे पूछ सकते होंगे कि मैं अपने किसी अजीज़ को, किसी जिससे मेरे रिलेशन हैं, चाहे वो मेरे खानदान में हो या ना भी खानदान में हो, मैं किसी को अपनी तरफ से नाराज़ नहीं रखता। नहीं करते। हाँ, मैं बिल्कुल उसका दुख अपना दुख समझता हूँ। तो घर वाले जो मेरे हैं वो, उनको मैं उसी सादगी से पेश आता हूँ जिस सादगी से हमें हमारे बुजुर्ग पेश आते रहे। और फैमिली के लिए वक्त निकाल पाए आप? फैमिली के लिए अव्वल तो मेरे को कोई काम बताता नहीं है फैमिली वाला। अगर कोई बताए तो मैं बड़ी खुशी से, मेरा जो करने वाला है वो मैं करता हूँ। बाकी वो मुझे कुछ नहीं कहते। अच्छा। वो कहते हैं आप आराम करो। कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए आप उन्हें भी देखिए और फिर अपनी राय से नवाजिए। आइए देखिए। खान साहब आदाब।
6 या 7 साल पहले हम लोग षणमुखानंद में गाए थे साथ में, और अभिजीत मेरे बेटे भी थे उसमें। उस दिन मुझे पता लगा तो कि आप जितने बड़े गायक हैं, फनकार हैं, उतने बड़े अच्छे दिल वाले इंसान भी है। क्योंकि आपकी गायकी तो मैं कई सालों से आपका बहुत मुरीद हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपका नेचर भी उतना ही अच्छा है। मैं हमेशा आपको याद करता रहता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, जब जब हमें आपकी याद आती तो आपके रिकॉर्ड लगा के हम आपको सुन लेते हैं। और आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, बस यही मेरी शुभकामना है। खान साहब आदाब। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का और अपने बड़े भाई नसीम अहमद साहब का कि खान साहब का मुझे शागिर्द करवाया। मैं सन 80 में शागिर्द हुआ था खान साहब का, और अल्लाह का करम है कि 80 से लेके अब तक और सारी ज़िंदगी तक मैं इनके साथ रहूँगा, जब तक मैं भी ज़िंदा हूँ और खान साहब भी। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। थोड़ा बहुत इनके नक्श कदम पे एक गुनगुना लेता हूँ। गाना तो मैं नहीं कह सकता, खान साहब की बराबर क्या गाना होगा। ये खान साहब की कंपोजिशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, ये कंपोजिशन सीख रहा था मैं खान साहब से। तो खान साहब तो इतनी बेहतरीन गाए हैं इसको गज़लों को कि हम 7000 जन्म भी ले लें तो शायद नहीं गा सकते उस ढंग से। और मेरी दिल से दुआएं हैं खान साहब को अल्लाह ज़िंदा सलामत रखे और इनकी सेहत तंदुरुस्ती सही रहे। मौला पंजतन पाक का करम रहे इन पे भी, हम पे भी, और मैं सारी ज़िंदगी इनसे सीखता रहूं और ये सिखाते रहें। क्या कहेंगे खान साहब इन लोगों के लिए? ये लोग तो अपनी मिसाल हैं। अपनी मिसाल खुद हैं। तो अगर ये किसी हम जैसे को भी, छोटे आर्टिस्ट को भी प्यार करते हैं तो ये इनका बड़ापन है। आज का जो माहौल है इसमें उर्दू गज़ल को लेकर आपकी क्या फिक्र है? आजकल जल्दी बहुत है जी। तो जल्दी में इल्म की डेप्थ को आदमी या किसी काम की डेप्थ को नहीं समझ पाता, तो वो सीखने से ही आती है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि सीखना चाहिए काम को। जहाँ भी आपको अच्छा लगे तो उस काम को सीख कर करना और अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त ज़माना जो है वो जल्दी का है, ये मुझे ख़तरा है कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आपकी फैमिली में अभी आपकी विरासत को लेकर कौन आगे जाने के लिए ख्वाहिशमंद है? मेरे 3 बेटे हैं। एक जो सबसे बड़ा है वो भी गाता है। अच्छा, माशाल्लाह उसकी आवाज़ बहुत, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो उसके लिए आप मेरे चाहने वाले दुआ करें कि वो ठीक है। उससे छोटा जो है आमिर गुलाम अली उसका नाम है, वो भी शुरू किया हुआ उसने भी। अच्छा। तो वो भी साथ है, कभी कभी साथ भी मेरे गाया है। चुपके रात दिन सो बहाना याद है। मैं सब अपने चाहने वालों से ये मांग रहा हूँ कि वो दुआ करे। तो उससे छोटा जो है वो अपना बिजनेस करता है। MBA किया था उसने वहाँ से, ब्रेडफोर्ड से। नहीं, इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं जो आपकी लेगेसी को लेकर आगे जाने के ख्वाहिशमंद हैं। खान साहब ये ज़रूर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बेहद हसीन होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो पछतावे के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे दरपेश आए? जाहिर है ये तो दुनिया में रह के इन लम्हों से तो गुजरना ही पड़ता है। कभी खुशी के लम्हे आ गए, कभी सैडनेस हो गया, कभी ये होगा। तो ऐसा हुआ है कभी कई दफ़ा ऐसा सबसे ज़्यादा मुझे दुख उस वक्त होता है जब कभी ऐसी ऑडियंस में कोई 2-4 बंदे ऐसे ऑडियंस में बैठे हों जो मेरी बात को सही ना समझ पा रहे हों और अपना शोर कर रहे हों। तो वो उससे ज़्यादा मुझे कभी दुख नहीं हुआ। आज से कोई ये 35 वर्ष की बात होगी। तो वो घर में प्रोग्राम था। शेख मुनीर हाई सन्स वाले थे, उनका ट्यूब लाइट्स का अपना फैक्ट्रीज हैं। तो उनके बेटे मेरे दोस्त हैं। तो मैं उस वक्त बहुत आज से 35 वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो मैं नया रेडियो पे लोगों ने सुना और कुछ स्टेज पे भी सुना। तो सेठ मुनीर उनका नाम था। उनके बेटे थे रफ़ी मुनीर। तो उन्होंने कहा कि गुलाम अली साहब को बुलाएं, वो बहुत अच्छा गाते हैं गाने, आप सुन देंगे, रेडियो पे सुना है हमने। तो सेठ साहब ने मुझे वहाँ बुलाया। तो उन्होंने ऑडियंस कौन सी इकट्ठी की, 25-26 लोग थे
और सब शायर, ओहो, बाकी उनके 5-6 लोग घर के थे। तो ये ऑडियंस थी बस। उस दिन मुझे पता चला कि केयरफुली कैसे गाने सीखते हैं। तो इस तरह भी हुआ। तो मैंने उस दिन फिर, मेरा ख्याल है कि 8 या 7 गज़लें गाई होंगी मैंने, तो 2 घंटे में। तो उनमें इकबाल सफ़ीपुरी भी बैठे हुए थे, जिनकी गज़ल मैंने बड़ी काफ़ी मशहूर है, गाई थी मैं गायकी स्टाइल में कि कोई समझाए ये क्या रंग है मैखाने का, आँख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। जाम जब पीता हूँ मुँह से कहता हूँ बिस्मिल्लाह, कौन कहता है कि रिंदों को खुदा याद नहीं। कोई समझाए ये क्या रंग है मैखाने का, कोई समझाए ये क्या रंग है मैखाने का, आँख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। फिर आप बॉलीवुड से भी जुड़े, और ख़ासतौर से अगर फिल्म निकाह की बात मैं यहाँ करूँ। हाँ जी, वो भी पहली, वो भी रेडियो पाकिस्तान की पॉपुलर गज़ल है, जो उन्होंने बाद में HMV वालों ने रिकॉर्ड किया। पहले रेडियो पाकिस्तान पे वो मशहूर हुई थी, उसको पॉपुलरिटी मिली थी। वो भी नासिर कादमी साहब भी उसमें मौजूद थे, बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं रिकॉर्ड किया था। तो वो फिर निकाह फिल्म में आई, पहले मुझे सलमा आगा में उसकी हीरोइन थी। तो उनके सारे घर वाले लंदन ये लंदन में रहती थी पहले। तो हम जाते थे कभी, तो वो घर की तरह बड़े उनके साथ जान पहचान थी। उनसे जिक्र किया चोपड़ा साहब ने, तो उन्होंने इजहार किया कि ये गज़ल मैं सुनी है यार, तो मैं चाहता हूँ कि ये इनको बुलाओ यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना। दिया चोपड़ा से कुछ यादगार है? उन्होंने फिर एक मेरी दावत की थी, जिसमें बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट अपना दिलीप साहब भी मौजूद थे, और अपने ये ऋषि कपूर जी भी मौजूद थे। बल्कि वो बड़ा अच्छी दावत हुई थी, उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो जब फारिग हुए वहाँ से, तो ऋषि भाई कहते हैं मैं कहाँ सबको छोड़ूंगा। अच्छा। मैंने कहा यार तू मुझे सामने समुंदर है, कहीं इधर ना छोड़ देना। तो खैर उनसे बड़ी मोहब्बत वो करते हैं। तो इस तरह से वहाँ इकट्ठे हुए थे, वहाँ जान पहचान हुई थी। जितनी आप मशहूर और जितना लोग आपको चाहते पाकिस्तान में हैं, उतना ही आपको हिंदुस्तान के लोग भी मोहब्बत करते हैं और बहुत चाहते हैं। आपको लगता है कि दिलों में जो दूरियां हैं वो कहीं मौसीकी के जरिए पाटी जा सकती हैं? वो अल्लाह करे, ये मौसीकी के जरिए तो देखिए, हमें तो इतने साल हो गए, हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। उधर भी इधर भी, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी एक जैसा कल्चर है हमारा, मुश्तरका तहजीब है। बिल्कुल वही हमारी, वही मौसीकी, वही राग उधर हैं, वही राग इधर हैं, वही खाना उधर है, वही पहनना इधर है, इधर भी वही पहनना, उधर भी वही पहनना, और बातें भी, कल्चर भी एक। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे ऊपर के लोग जो होते हैं, जो हमें अपने साए के नीचे से नहीं हटने देते, तो ये कुछ थोड़ा सा ये भी फर्क पड़ जाता है। हालांकि हम लोग तो आपस में प्रेम चाहते हैं, और पब्लिक खूब इसकी कायल है कि ये यहाँ से जो जाते हैं वहाँ, वो उनको याद रहता है कि हम गए वहाँ। तो वहाँ से जो यहाँ आते हैं उनको भी याद रहता है कि हम गए। तो बात तो फिर प्रेम की है ना। एक सवाल जो मेरे जहन में अभी आ रहा है वो ये है कि आप आज के नौजवान कलाकारों को, नौजवान फनकारों को
क्या नसीहत करना चाहेंगे? अच्छी पोइट्री को ज़रूर गाया करें। गाना सीख कर गाना और अच्छी बात है। तो गॉड गिफ्ट तो होता ही है, कुदरत की तरफ से जो है वो तो है ही, लेकिन उसको सीखने से और पॉलिश होता है और इज्जत बढ़ती है काम की। तो ये मेरी एडवाइस है। दिली ख्वाहिश जो आज भी आपके दिल के अंदर हो, जो आप चाहते हो कि वो ज़रूर पूरी हो। दिल की ख्वाहिश तो ये है कि जिन्होंने हमें इतनी मेहरबानी की है, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो है मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिनका हम कलमा भी पढ़ते हैं और जिनका हम नाम लेके जीते हैं। और वो यही ख्वाहिश है कि उनका नाम लेके जब भी हम यहाँ से जाना तो सबने है, जब भी हम जाएं तो उनका नाम लब पे हो। माशाल्लाह। चलते चलते खान साहब, चूँकि हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर सुनते हैं, कोई एक गीत जो आपको बेहद पसंद आया? फिल्मी गाने बहुत अच्छे भी हमने सुने हैं लता जी से। मैं उनको सामने उनके घर पे बैठ के उनको फरमाइश गाया है। जी, अच्छा, फरमाइश की थी उनको। उनका गीत जो मुझे बहुत, वो बाहर हो मेरा जीवन समारोह, तो मैं उनको फरमाइश की थी कि ये मुझे सुनाए। अरे वाह। तो उन्होंने फिर सुनाया आपको? उन्होंने कहा ऐसे कैसे सुनाऊं? मैंने कहा जी, मेरे एक साथ थे मेरा भाई तबला नवाज, उसका नाम है तारिक खां। मैंने कहा इनसे मैंने वादा किया था कि आपको उनकी आवाज़ सामने सुनाऊंगा। तो उन्होंने फिर अच्छा ठीक है, तो उन्होंने फिर वो गुनगुनाया थोड़ा सा, मगर क्या बात है, ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल से भी आगे था। ब्यूटीफुल से भी आगे था। हम बेहद ममनून हैं, बेहद शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।